पॉलिनेशन हम लोगों ने देखा बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स को देखा। इसके अलावा हम लोग एक बार फिर से पॉलिनेशन का समरी देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था बीज, इसको हम लोग कहते हैं डोमिनेटिंग पॉलिनेशन एजेंट। क्यों कहते हैं? क्योंकि लगभग 2/3 से ज़्यादा क्रॉप प्लांट्स फ्रूट्स ये सब हम लोग इसी के कारण ऑब्टेन कर पाते हैं। इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं जिसमें कुछ एजेंट्स हैं, बायोटिक एजेंट्स और कंसर्न्ड प्लांट्स जहाँ पर पॉलिनेशन होगा। जैसे बायोटिक एजेंट्स और भी कौन कौन से हैं? बहुत सारे बायोटिक एजेंट्स हैं, जैसे हम लोग देखेंगे कुछ लीमर्स, आर्बोरियल रोडेंट्स। आर्बोरियल का मतलब होता है ट्री ड्वेलिंग, जो पेड़ों पर रहते हैं। उसके अलावा देखें हम लोग रेप्टाइल्स, बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं, जैसे जीको लिजर्ड, जीको गार्डन लिजर्ड कहते हैं, इसका नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, जीको लिजर्ड ए गार्डन, और एक हो गया वाल लिजर्ड। ये भी यूफोरिया प्लांट में पॉलिनेशन करवाते हैं। इसके अलावा हम लोग देखें कुकुम्बर, मैंगो, कुकुम्बर में भी पॉलिनेशन होगा हनी बी के द्वारा। मैंगो है, पीपल, कोरिएंडर, इन सबों में जूफिली है। इसके अलावा पपाया अनियन और कौन कौन से कुछ प्लांट का डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी में देता है। इसके अलावा है लोबिया कॉटन, टोबैको। इन सारे प्लांट्स में देखते हैं कौन कौन से कंसर्न एनिमल हैं जो पॉलिनेशन करवाएंगे। रोज़, यूके लिप्टर दूसरे ग्रुप का है, लेकिन यहाँ पे पॉलिनेशन की ज़रूरत पड़ती है एनिमल के द्वारा। तो हम लोग देखें एक एक करके। सबसे पहले लीमर बहुत दूर दूर तक पॉलिनेशन करवाने में सक्षम होते हैं। ये प्राइमेट्स हैं। ये ट्रैवलर्स पाम ट्री में खास करके ये करवा पाते हैं, ट्रैवलर्स पाम ट्री। इसी तरह से आर्बोरियल जो ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स हैं, माइस लाइक एनिमल, वो एक ग्रुप में करते हैं। जैसे फैबेसी फैमिली में प्लांट्स हैं। यूफोर्बिया में जीको लिजर्ड, ये सब छिपकली है। इसके अलावा हम लोग देखें कुकुम्बर, हनी बी, ये डोमिनेंट है वहाँ पर। ऐसे तो बी भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा मैंगो, हाउस फ्लाई, पीपल में वास्प, कोरिएंडर, यहाँ भी फिर से एक पॉलिनेटिंग एजेंट जो डोमिनेटिंग है, पीपल में भी। इसके अलावा फिर देखते हैं हम लोग कोरिएंडर में बीज, पपाया में हॉक माउथ। ऐसे पपाया का बहुत सारा वैरायटी आया है जिसमें पॉलिनेशन की गारंटी होती है, बट जो वाइल्ड है उसमें हॉक माउथ के द्वारा मोस्टली पॉलिनेशन देखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनियन प्लांट में बीज या कहें फ्लाइज डोमिनेंटली वहाँ पर पॉलिनेशन करवाएंगे, बीज या फ्लाइज। नेक्स्ट है लोबिया प्लांट में जनरली सेल्फ होता है। कॉटन प्लांट में इंसेक्ट्स, टोबैको में सेल्फ भी हो सकता है या इंसेक्ट्स के द्वारा किया जाएगा। रोज में इंसेक्ट्स होगा। नेक्स्ट है
यूकेलिप्टस जो टॉल ट्री में आएगा, वहाँ पर मैमल्स कुछ हैं उड़ने वाले, या बैट हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं। इसमें कई तरीके से होता है, बर्ड्स, बैट्स, इस तरीके से होता है, और इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं। बनाना में बैट या बर्ड्स के द्वारा। ये सब पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं, अलग अलग प्लांट पर पार्टिसिपेट करते हैं, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक ही एजेंट सिर्फ वहाँ पर पार्टिसिपेट करता हो। ये डिपेंड करता है वहाँ पर एवोल्यूशन के हिसाब से भी कि कौन कौन सारे एनिमल और प्लांट का उस एरिया में एवोल्यूशन हुआ है। तो उस सीक्वेंस में भी देखेंगे तो अलग अलग तरीके के प्लांट और वहाँ पर एवोल्यूशनरी, वहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट डेवलप्ड होते हैं। अब कुछ इसमें मार्वेलस एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, जैसे खास करके हम लोग को देखना है युक्का मॉथ में किस तरह से एक बहुत ही फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है पॉलिनेशन का नेचर में। युक्का प्लांट फ्लावरिंग प्लांट है, लगभग 6 फीट का लंबा प्लांट लगभग होता है, और इसमें फ्लावर्स बहुत सारे आते हैं। इस प्लांट में बहुत सारे इसमें फ्लावर्स होंगे, ऐसे हैंग करता हुआ बहुत सारा फ्लावर्स होगा नीचे की ओर। इस प्लांट में युक्का प्लांट, यहाँ पर जो पॉलिनेटिंग एजेंट है वो एक्सक्लूसिव है, और वो है मॉथ। तो कहें कि मॉथ और युक्का प्लांट दोनों एक दूसरे के लिए ही वहाँ पर इवॉल्व हुए, ठीक है। अगर एक नहीं हो, खास करके मॉथ टैजेटेकुला, मॉथ की बहुत सारी वैरायटी है, युक्का प्लांट में इस तरह का देखने को मिलता है। ए डे फ्लाइंग इंसेक्ट है मॉथ। युक्का प्लांट में जो फीमेल है युक्का की, मॉथ की जो फीमेल है उसके पास माउथ पार्ट्स स्पेशल टाइप का है, जिसके द्वारा वो पॉलन लाकर और पियर्स करके अंदर जमा करती है। ये जो पॉलन है जमा करती है, और वहीं पर जो ओव्यूल्स होते हैं उसके एग डेवलप करके उसको खाते भी हैं। कुछ ओव्यूल जो बचते हैं वो इन पॉलन्स के साथ फर्टिलाइज कर जाते हैं। फर्टिलाइज करने के बाद फिर धीरे धीरे फ्रूट और सीड भी बनाते हैं। अब धीरे धीरे इधर एग भी डेवलप हो रहा है, और धीरे धीरे इधर फ्रूट भी डेवलप होता है। अब उसका जो यंग वंस होगा मॉथ का, वो धीरे धीरे उस सीड्स को खाएगा, और उसी से फिर वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से देखते हैं तो इस स्ट्रक्चर में जो एक्सक्लूसिव स्ट्रक्चर है, जहाँ पर कि और पॉलन को कोई पहुँचा नहीं सकता और मॉथ को कोई फीड नहीं कर सकता, तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है को एवोल्यूशन का। को एवोल्यूशन में दोनों का साथ साथ एवोल्यूशन हुआ है। एक कॉमेंसलिज्म, ऑब्लिगेट कॉमेंसलिज्म भी कह सकते हैं इसको, या फिर इसको ऑब्लिगेट, दोनों को फ़ायदा होता है अगर किसी रिलेशनशिप में, तो ऐसे रिलेशनशिप को म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कोएवोल्यूशन का, ऑब्लिगेट कॉमेंसलिज्म का या ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म का। यह है युक्का प्लांट। तो लार्वी जो इसका है वो पॉलिनेशन में हेल्प करता है। लार्वी ऑफ हेल्प्स इन पॉलिनेशन और फीड्स अपॉन ओव्यूल्स and seeds and get protection। इस कारण से ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का भी और कॉमेंसलिज्म का। तो ये एग्जाम्पल है। इसी तरह से एक और प्लांट है जिसको लोग जोशुआ ट्री कहते हैं, वहाँ भी मॉथ पार्टिसिपेट करता है, उसको हम लोग जोशुआ ट्री कहते हैं। वहाँ पर युक्का और पाम, या फिर इसको ये जो युक्का स्पेशल है एंड मॉथ, इसको हम लोग जोशुआ ट्री भी कहते हैं। यहाँ पर भी मॉथ के द्वारा
पॉलिनेशन होता है, ये भी एक अदर एग्जाम्पल ऑफ को इवोल्यूशन। साथ साथ कंप्लीमेंट्री पार्टनर्स का डेवलपमेंट होना एक ही एरिया में, अदरवाइज कोई एक सर्वाइव नहीं कर सकता। दोनों को इसमें फ़ायदा होता है, दोनों सर्वाइवल के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। तो यह है को इवोल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं इसमें पॉलिनेशन के बाद कौन सा पॉलिनेशन, 3 तरह का पॉलिनेशन हम लोगों ने देखा। जनरली हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन टर्म को यहाँ पर अवॉइड कर रहे थे। तो सेल्फ पॉलिनेशन जनरली कहा जाता है जहाँ पर एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर एक ही प्लांट के 2 अलग अलग फ्लावर्स में हो रही है, जेनेटिकली सिमिलर होगा, तो उसको फिजियोलॉजिकली तो क्रॉस है, लेकिन जेनेटिकली उसको हम लोग सेल्फ में रखते हैं। तो हम लोग देखें तो यहाँ पर 3 तरह का हम लोगों ने पॉलिनेशन देखा था। ऑटोगैमी, गीटेनोगैमी और थर्ड था जेनोगैमी। अब देखते हैं प्लांट कितने तरह का हो सकता है, फ्लावरिंग प्लांट कितने तरह का होगा और उसमें कौन कौन सा तरीका पॉलिनेशन का हो सकता है। तो हम लोग प्लांट को देखते हैं मोस्टली रिप्रोडक्शन के आधार पर, तो मोनोइशियस प्लांट या डायोसियस प्लांट हो सकता है। तो हम लोग देखें सबसे पहले मोनोइशियस प्लांट को। मोनोइशियस प्लांट किसको कहेंगे? ऐसा प्लांट जिसके अलग अलग ब्रांचेज पर अलग अलग फ्लावर हों और उसमें या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो मेल या फीमेल दोनों हो सकता है, अलग अलग ब्रांचेज पर होगा। अब यहाँ पर जो मेल और फीमेल दोनों पार्ट हैं, यहाँ स्टेमेन है और यहाँ पर स्टिग्मा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर प्लांट मोनोइशियस है तो इसका जो पॉलन है यहाँ तक ट्रांसफ़र होगा। पॉलन का ट्रांसफ़र होने के लिए एजेंट चाहिए होगा। इसका मतलब यहाँ ऑटोगैमी नहीं होगा, नो ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ फ्लावर अलग अलग है, मेल और फीमेल एक ही प्लांट पर है, जेनेटिकली सिमिलर है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे गीटेनोगैमी। यस, क्या होगा यहाँ पर? गीटेनो। अब हम लोग देखें, मान लो यहाँ पर प्रोटेंडरस कंडीशन है या प्रोटोगाइनस कंडीशन है। यहाँ पर उसी प्लांट का दूसरा है और यहाँ पर इसका मेल है और यहाँ पर भी इसका फीमेल है, फ्लावर है। अब यहाँ पर भी तो ट्रांसफ़र हो सकता है। तो अगर प्लांट बदल गया, जेनेटिक्स बदल गया, प्रोटेंडरस कंडीशन है, मोनोइशियस होते हुए भी दोनों ही गैमेट एक साथ सिंक्रोनसली मैच्योर्ड नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो बगल में प्लांट है उसी स्पीसीज का, उसका गैमेट इस पर ट्रांसफ़र होकर आएगा, वहाँ भी ऐसे ही एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो किसको हम लोग क्या कहेंगे? जेनोगैमी। यानी यस में क्या क्या होगा यहाँ पर? 2 कंडीशन, और नो में क्या होगा यहाँ पर? ऑटोगैमी। किसमें? मोनोइशियस प्लांट में। मोनोइशियस प्लांट में ऑटोगैमी की संभावना नहीं है, जबकि गीटेनोगैमी और जेनोगैमी होगा। ठीक है, तो यह है मोनोइशियस प्लांट। मोनोइशियस प्लांट का मतलब ये नहीं कि हमेशा वहाँ ऑटोगैमी होगा, ऑटोगैमी ही नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग दूसरा प्लांट है, दूसरे टाइप का जो प्लांट है डायोसियस प्लांट है। डायोसियस प्लांट का ही मतलब है कि इसमें 2 प्लांट है, एक मेल है और एक में फीमेल फ्लावर है। तो यहाँ पर जो मेल फ्लावर वाला है और जो फीमेल फ्लावर है, यहाँ पर ट्रांसफ़र होना है पॉलन का। तो ये डायोसियस प्लांट है, इसमें एक मेल फ्लावर है, मेल प्लांट है और एक फीमेल प्लांट है। ठीक है, जैसे पपाया है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर एजेंट तो लगेगा ही लगेगा, और जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट हैं तो जेनेटिकली डिसिमिलर भी हैं।
2 प्लांट यहाँ पर भाग ले रहे हैं और एजेंट रिक्वायर्ड। तो इन दोनों के आधार पर हम लोग डिसीजन लें कि क्या ऑटोगैमी होगा, ऑटोगैमी होगा, गिटनोगैमी होगा और ज़ेनोगैमी होगा। क्या डिसाइड करें हम लोग, यस या नो? ऑटोगैमी नहीं होगा क्योंकि एजेंट रिक्वायर्ड जेनेटिकली डिसिमिलर है। गिटनोगैमी 2 प्लांट इन्वॉल्व हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, गिटनोगैमी 2 जेनेटिक्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया, 2 जेनेटिक्स है, जेनेटिकली सिमिलर नहीं है, एक ही प्लांट का 2 पार्ट नहीं है, तब यहाँ पर क्या होगा, गिटनोगैमी भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड है तब तो, ज़ेनोगैमी। यह है डायोसियस प्लांट। अब हम लोग देखें यूनिसेक्सुअल फ्लावर को। अगर एक ही फ्लावर में दोनों ही पार्ट हैं, दोनों पार्ट है, मेल भी है और फीमेल भी है, एक ऐसा है बाई सेक्सुअल फ्लावर। अब इस फ्लावर में दोनों ही पार्ट हैं, लेकिन एक गारंटी तो नहीं है ना, एक गारंटी यहाँ पर नहीं है कि दोनों सिंक्रोनस डेवलपमेंट करेंगे, मैचुरेशन करेंगे। प्रोटेंडर्स कंडीशन यहाँ भी हो सकता है, प्रोटोगाइनस कंडीशन यहाँ भी हो सकता है। आप जानते हैं कि ऑटोगैमी एक रेयर फेनोमेना है, बहुत कम ही जगह पर बहुत सारी कंडीशंस है, कॉन्ट्रीवांसेस है, आप देख चुके हैं। उन सारे कॉन्ट्रीवांसेस को जो पूरा करेगा तब वहाँ पर जाकर सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना ऑटोगैमी की बनती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं गिटनोगैमी, यहाँ पर क्या क्या संभावना बनी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या क्या बनती है, ऑटोगैमी है या नहीं, ऑटोगैमी होगा या नहीं, गिटनोगैमी होगा या नहीं, और ज़ेनोगैमी होगा या नहीं। क्या क्या संभावना बनती है बताइए। अगर यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, ऑटोगैमी हो सकती है, ठीक है, गारंटेड नहीं है, ऑटोगैमी हो सकती है। गिटनोगैमी, अगर ऑटोगैमी हुआ तो फिर सेम जेनेटिक प्लांट है, यहाँ पर एजेंट का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ तो गिटनोगैमी नहीं हुआ, जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट नहीं हो पाया, और ज़ेनोगैमी भी नहीं हुआ। लेकिन अगर यहाँ पर प्रोटो एंडर कंडीशन है तो यहाँ पर ए भी नहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो वहाँ पर फिर गिटनोगैमी यस हो जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करता है बायसेक्सुअल फ्लावर में कि वहाँ पर जो गैमेट है, मेल गैमेट का मैचुरेशन और स्टिग्मा का मैचुरेशन सिंक्रोनस है या नहीं है। ऐसे कंडीशन में ही वहाँ पर ऑटोगैमी हो पाएगा, अदरवाइज फिर वहाँ गिटनोगैमी की जरूरत पड़ेगी प्रोटेंडरस और प्रोटोगाइनस कंडीशन में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ज़ेनोगैमी बिल्कुल नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़ेनोगैमी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही प्लांट पार्ट्स एक ही प्लांट में है और जेनेटिकली सिमिलर है, मेल फीमेल दोनों ही फ्लावर एक ही प्लांट का पार्ट है, तो वहाँ पर हम लोग ज़ेनोगैमी नहीं देखेंगे। तो बायसेक्सुअल फ्लावर में क्या क्या संभावना बनती है, ऑटोगैमी की भी और गिटनोगैमी की भी। बहुत सारे कॉन्ट्रीवांसेस है, अगर पूरा हो रहा है ऑटोगैमी का सारे कॉन्ट्रीवांसेस तो वहाँ पर ऑटोगैमी हो सकता है, अदरवाइज वहाँ पर फिर गिटनोगैमी होगा, ज़ेनोगैमी वहाँ नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि अलग अलग प्लांट में किस तरह से कौन सा तरीका संभव होगा पॉलिनेशन का। तो यह है पॉलिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन। पॉलन का ट्रांसफ़र एक स्पीसीज में ही यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। कुछ कुछ जेनेटिक्स डिफरेंट है एक ही स्पीसीज में, एक स्पीसीज में कुछ कैरेक्टर्स, कुछ ट्रेट्स डिफर कर रहे हैं, लेकिन जो एवरेज कैरेक्टर्स हैं वो सेम है सारे प्लांट्स में, क्योंकि वो उनका स्पीसीज सेम है। तो ये जो ट्रांसफ़र देख रहे हैं इसमें दोनों तरीके में क्या क्या अंतर है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या अंतर होता है, ठीक है। अगर जेनेटिकली सिमिलर प्लांट के बीच में होता है तो उसका क्या एडवांटेज है, एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ
पॉलिनेशन, मतलब विदिन या कहें कि सेम जेनेटिक्स, यहाँ पर इसका मीनिंग लेंगे हम लोग, यानी दोनों कंडीशन यहाँ पर हम लोग लेंगे, ऑटोगैमी भी और गेटेनोगैमी का भी लेंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन अगर होता है, सेम जेनेटिक्स के बीच में ट्रांसफ़र अगर होता है, तो इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज हम लोग देखते हैं, प्योर लाइन प्लांट अगर ऑब्टेन करना है, प्योर लाइन का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट्स जिनके जेनेटिक्स, जिनके एलील्स तक में सिमिलरिटी हो, क्रोमोजोम तो पॉइंट टू पॉइंट सिमिलर है ही पेयर में, साथ ही साथ उनका जो जीन तो है ही कॉमन, साथ ही साथ उनका एलील भी सेम नेचर का है, जीनोटिपिकली और फिनोटिपिकली, यानी कि उस पूरे पॉपुलेशन में जो भी उसके सेल्फ पॉलिनेशन से प्रोड्यूस होंगे, उस सारे डिसेंडेंट्स में, सारे पॉपुलेशन में, सारे जनरेशन में, जब तक बाहरी उसमें कोई हम इंटरफेरेंस नहीं देते हैं जेनेटिक्स का, तब तक वो एक ही तरह के कैरेक्टर वाले सारे प्लांट्स ग्रो करेंगे। इसको हम लोग प्योर लाइन प्लांट कहते हैं। तो हम लोग इसका क्या क्या बेनिफिट देखते हैं। सबसे पहले, टू ऑब्टेन प्योर लाइन प्लांट्स। प्योर लाइन प्लांट की ज़रूरत मेंडल को भी पड़ी थी, है ना। 14 टाइप्स के प्योर लाइन ब्रीड तैयार किया था उन्होंने। दूसरा फ़ायदा क्या देखते हैं कि अगर हमें किसी कैरेक्टर को कंटिन्यू कराना है, कल्चर कराना है, उसी को प्रोपेगेट करना है, कोई क्वालिटी को, कोई फ्रूट की क्वालिटी है जिसको हम बदलना नहीं चाहते हैं, कुछ उसमें एसेंस देने वाली क्वालिटी है, कुछ कलर देने की, कुछ शेप साइज की ऐसे जीन है जिसको हम बदलना नहीं चाहते, वो कैरेक्टर हमारे लिए बहुत ही वांटेड है। तो फिर ऐसे कैरेक्टर्स को वांट रखने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए हमें सेल्फ पॉलिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। टू कंटिन्यू सम वांटेड कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसको हम बदलना ना चाहते हैं, और बदलाव कहाँ पर आएगा? क्रॉस पॉलिनेशन में। सेल्फ में बदलाव की संभावना नहीं बनती। तो यह है प्योर लाइन का मेंटेनेंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और क्या क्या इसमें एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस इसमें क्या देखते हैं, ये बहुत ही सिंपल मेथड है, इसमें किसी पर खास पर डिपेंडेंसी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। और जैसे इसमें ऑटोगैमी है या फिर उसमें जो क्लिस्टोगैमी है, इन सारे केसेस में सीड सेटिंग लगभग फिक्स्ड होता है कि वहाँ पर होगा ही होगा, ठीक है। ये सारे एडवांटेजेस हैं और इसमें श्योर सीड सेट लगभग होता है। तो एडवांटेजेस के साथ साथ इसके कई डिसएडवांटेजेस भी हैं, और डिसएडवांटेजेस बताते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन में फिर कैसे हम लोग आगे बढ़ पाते हैं, कैसे पॉलिनेशन जो आजकल मेथड है प्लांट में नेचुरली, वो ज़्यादा सेलेक्ट क्रॉस पॉलिनेशन का हो रहा है। तो हम लोग देखें इसका अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का बहुत सारा डिसएडवांटेजेस होता है। सबसे पहले, अगर सेम जेनेटिक्स के पेरेंट्स के बीच में कई जनरेशन तक हम लोग रिप्रोडक्शन करवाते हैं, तो हर बार वहाँ पर जो नेक्स्ट जनरेशन आता है वो जेनेटिकली इन्फीरियर होता चला जाता है, ठीक है। इन्फीरियर क्वालिटी का होता है। इन्फीरियर इन द सेंस कि उसमें डिजीज रेसिस्टेंस कम होती है, उसकी लाइफ लॉन्गेविटी कम होती है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, उसकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी कम होती है। इन सब कारणों से हम लोग उसको ज़्यादा दिनों तक आगे कंटिन्यू नहीं करके फिर क्रॉस करवा लेते हैं ताकि नई क्वालिटी उसमें गेन हो जाए। तो हम लोग क्या देखते हैं इसका डिसएडवांटेज, पहला होता है इन ब्रीडिंग, कहते हैं इसको, सेल्फ को इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, ग्रोथ या फिर एडेप्टेशन, इट इज डिक्रीजेस जनरेशन टू जनरेशन। अपने पेरेंट की अपेक्षा एक कई मायने में कमज़ोर होते चले जाते हैं। इसको हम लोग इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं।
इसमें इसका वीगर लॉस होता है एक तरह का, हम लोग एक टर्म इस्तेमाल करते हैं लॉस ऑफ वीगर। ये एक जनरल टर्म है वीगर, जो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके रिप्रोडक्शन क्षमता, ग्रोथ को, डिफ्रेंशिएशन को, प्रोडक्शन को रिप्रोडक्शन को, इन सबको यहाँ पर ये करता है। और जो प्लांट ऑब्टेन होते जा रहे हैं वो सिमिलर कैरेक्टर के होते हैं, इसलिए इसमें एडेप्टेशन पुअर हो जाता है और इसका सस्टेनेंस, इसका जो कह सकते हैं कि इवोल्यूशन नॉट पॉसिबल। एक ही तरह के क्लाइमेट में ये रह सकेंगे, अलग अलग टाइप के क्लाइमेट में अपने आप को ये एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इनमें वेरिएशन नहीं होगी, वेरिएशन एंड न्यू स्पीसीज अपीयरेंस नॉट पॉसिबल। बहुत सारे बड़े बड़े डिसएडवांटेजेस इसके हम लोग काउंट कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्लांट जो है वो डिजीज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोन होता है, डिजीज प्रोन जनरेशन्स होता है, क्योंकि यहाँ पर जेनेटिकली जो एलील डिजीज काउज करने वाले होते हैं वो एक साथ अगर जमा होने की संभावना इसमें बढ़ जाती है और उसका फिनोटिपिक इफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा दिख पाता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर डिसएडवांटेजेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, यानी जेनेटिकली वो पुअर होते जाता है, और जेनेटिकली पुअर होने का मतलब होता है कि उसका जो एडेप्टेशन है, उसका प्रोडक्टिविटी है, विगर है, वो सब धीरे धीरे लॉस करते जाता है। इसलिए बहुत दिनों तक हम लोग उसको कंटिन्यूड एसेक्सुअल जनरेशन के थ्रू आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, प्रोपेगेट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं अब क्रॉस पॉलिनेशन का एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेज क्या है। जेनोगैमी, जिसमें जेनेटिक्स बदल रहा है दो प्लांट सेम स्पीसीज। तो हम लोग देखें इसमें सबसे पहले डिसएडवांटेजेज ऑफ जेनोगैमी यानी क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या प्रॉब्लम आने वाली है। अब क्रॉस पॉलिनेशन में आपने देखा पॉलिनेशन, उसके लिए पॉलिनेशन एजेंट चाहिए, बहुत दूर दूर तक प्लांट है, वहाँ तक पॉलिन को पहुँचाना है, बहुत ही वेस्टफुल प्रोसेस आपने देखा। पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करना है, उसके लिए प्लांट को बहुत सारी तैयारी करनी है, नेक्टर देना होगा उसको, रिवार्ड में उसको स्मेल देना है, अट्रैक्टिव होना है, स्टिग्मा को कैसा होना है, फ्लावर को कैसा होना है, बहुत सारी तैयारियां करनी होती है प्लांट को, तब जा कर के क्रॉस पॉलिनेशन वहाँ पर संभव हो पाता है। तो कहेंगे कि वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस वेयर ईच पार्ट ऑफ फ्लावर बिकम रेडी या चेंज। इसको करने के लिए बहुत सारे चेंजेज आएगा, स्टिग्मा में चेंज, स्टाइल में चेंज, पॉलन में चेंज, फ्लावर में चेंज, हर लेवल पर चेंजेस लाना होता है, यह आसान काम नहीं होता है। इसमें क्या होगा, वेस्ट ऑफ पॉलेंस। क्योंकि यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होना है, और अगर वो एनीमोफिली है तो मोस्ट यहाँ पर ए वेस्टेज जाएगा, क्योंकि ए नॉन डायरेक्शनल है ना, नॉन डायरेक्शनल है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका काफ़ी एनर्जी, काफ़ी ग्रोथ न्यूट्रिएंट जो है इसके रूप में यहाँ पर वेस्ट चला जा रहा है, डिसएडवांटेज है इसका। नेक्स्ट देखें हम लोग इसमें और डिसएडवांटेज क्या है। ऑलवेज न्यू कैरेक्टर्स इवॉल्व, यानी प्योर लाइन नहीं रहता है, नो प्योर लाइन। अगर मान लेते हैं कोई प्योर लाइन है तो धीरे धीरे वो हटता चला जाता है, तो ये डिसएडवांटेजेज हैं। कॉम्प्लिकेटेड होना इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, लेकिन प्लांट अब इसी में स्विच ओवर करता चला जाता है। अब देखें इसमें एडवांटेजेज ऑफ जेनोगैमी क्या है। ये सारे पॉइंट्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। एडवांटेजेस ऑफ जेनोगैमी, अगर जेनोगैमी होता है तो क्या क्या एडवांटेज मिलेगा। सबसे पहले जो नया जनरेशन आएगा उसमें दो अलग अलग जेनेटिक्स मिलेगा,
दो अलग अलग जेनेटिक्स मिलने से जो एक नया जेनेटिक्स तैयार होगा उसमें न्यू कैरेक्टर्स आएंगे, और जो न्यू कैरेक्टर्स आएंगे इसके कारण जो नया जनरेशन होगा उसमें एक अलग तरह का वीगर होगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं इंक्रीज्ड हाइब्रिड वीगर, इंक्रीज्ड हाइब्रिड वीगर इन नेक्स्ट जेनरेशंस, है ना। जितनी बार एक क्रॉस पॉलिनेशन करेगा उसके जो प्रोडक्ट्स आएंगे ऑलवेज अपने पेरेंट की तुलना में काफ़ी डिजीज रेसिस्टेंट होंगे, ड्राउट रेसिस्टेंट होंगे, इंसेक्ट रेसिस्टेंट होंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, न्यू कैरेक्टर्स उसमें सामने आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं न्यू ट्रेट्स आर लाइंड अप, हर एक लाइंड अप होते जाएगा। इसके कारण क्या होगा? एवोल्यूशन, एडेप्टेशन, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन, ये सब बहुत लॉन्ग इफेक्ट देने वाले रीजन्स हैं। और साथ ही साथ अगर कहें तो हम लोग जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है उसको ओवरकम कर सकते हैं, कभी कभी क्रॉस करवाकर ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इसको ओवरकम किया जा सकता है बाय क्रॉस पॉलिनेशन। तो यह है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही खूबी क्या है, बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, बहुत सारे पॉलिनेटिंग एजेंट, बहुत सारे कंडीशंस, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, वाटर, विंड, इन सबों पर डिपेंडेंट नहीं है, सिंपल है और कम ही पॉलन में यहाँ पर काम हो जाता है। जबकि क्रॉस में कॉम्प्लिकेशन तो है, काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होगी, काफ़ी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन क्वालिटी डेवलप करने के लिए हर बार नया स्पीसीज आते रहें, नया नया एडेप्टेशन चलता रहे, स्पीसीज की कंटिन्यूटी हो, तो बहुत लॉन्ग टर्म से अगर हम इसको सोचें, एवोल्यूशनरी व्यू से अगर सोचें, तो ये काफ़ी एसेंशियल है, रॉ मटेरियल है एवोल्यूशन का, यह है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पॉलिनेशन के बाद पॉलन का आगे का डेवलपमेंट क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं इसके बाद पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन क्या है? अब मान लेते हैं कि कोई स्टिग्मा है और इस स्टिग्मा के ऊपर कोई पॉलन आता है, कई तरह का पॉलन आ सकता है, कई तरह का पॉलन यहाँ पर आ रहा है, अलग अलग स्पीशीज का ये पॉलन है और यह है स्टिग्मा। तो क्या हर एक का ग्रोथ यहाँ पर होगा? किसी का नहीं भी होगा, किसी का होगा। तो किसका होगा और किसका ग्रोथ नहीं होगा? तो यहाँ पर एक जजमेंट होगा, यहाँ पर एक डिसीजन लिया जाएगा। अगर वो सेम स्पीसीज का है तो उसको आगे ग्रो कराया जाएगा, पॉलन को, आगे का प्रोसेस होगा, फर्टिलाइजेशन की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अगर वो कंपैटिबल नहीं रहा यहाँ पर इंटरैक्शन दोनों के बीच में, पॉलन का जो सरफेस है और स्टिग्मा पर जो सरफेस केमिकल्स है, ये मिलकर डिसाइड करेंगे कि दोनों सेम स्पीसीज के हैं या नहीं है, कंपैटिबल है या नहीं, दोस्ताना है या नहीं है। अगर उन केमिकल्स का सिग्नल कंपैटिबल रहा, इस सेम स्पीसीज का दोनों अगर है, तो वहाँ पर फिर बहुत सारे फैसिलिटी पॉलन ट्यूब को अवेलेबल कराए जाएंगे और स्टाइल से होते हुए पॉलन ट्यूब अंदर की ओर आएगा। अगर ये कंपैटिबिलिटी नहीं रही, इनकम्पैटिबल इंटरैक्शन दोनों के बीच बन गया, तो ऐसी स्थिति में जो पॉलन ट्यूब है उसका फर्दर ग्रोथ नहीं होगा, तो इसको हम लोग इनकम्पैटिबल कहेंगे। तो ऐसे इंटरैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? कंपैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी इंटरैक्शन। कंपैटिबल होने के लिए क्या होगा? कंपैटिबल इंटरैक्शन कब होगा? बोथ पॉलन एंड स्टिग्मा हैव जेनेटिक कंपैटिबिलिटी, यानी सेम
स्पीसीज। अगर कंपैटिबल इंटरैक्शन रहा तो क्या होगा यहाँ पर, फर्दर ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब फॉर फर्टिलाइजेशन यहाँ पर अलाउ किया जाएगा। यह है कंपैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी में क्या रहा, इफ द केमिकल्स ऑन pollen grain and stigma are not fit to accept, then incompatible interaction declared no facility to pollen growth for fertilization। यानी कि अगर हम इसको कहें तो ए इंटर स्पेसिफिक दो स्पीसीज पॉलिनेशन को रोकता है, चेक हो जाता है इस मेथड से। और जो इंट्रा स्पेसिफिक है, ओनली इंट्रा स्पेसिफिक पॉलिनेशन अलाउड। तो यह है कंपैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन बिटवीन द पॉलन एंड पिस्टिल। साथ ही साथ जो स्टिग्मा के सरफेस पर है, इसके कारण यहाँ पर चेंज आया। अगर यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया है, पॉलन ट्यूब ग्रो नहीं कर रहा है, नो पॉलन ट्यूब ग्रोथ हो रहा है, तो कहा जाएगा यहाँ पर इनकम्पैटिबल इंटरैक्शन। इसको और थोड़ा सा डिटेल में देखें हम लोग तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो है स्टिग्मा सरफेस। स्टिग्मा का जो सरफेस है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, इसमें सबसे ऊपर पेलिकल है, क्यूटिकल है, फिर पेक्टोसेलुलोजिक वाल है और फिर सेल मेम्ब्रेन है। इतने लेयर्स के बीच में ये सरफेस बना हुआ है। अब जैसे यहाँ पर अगर पॉजिटिव इंटरैक्शन बनता है तो क्यूटिकल डिसइंटीग्रेट करेगा, ठीक है। पॉजिटिव इंटरैक्शन में क्या होगा, अगर कंपैटिबल है तो क्या होगा, यहाँ पर क्यूटिकल क्या होगा, ब्रेक करेगा और पॉलन ट्यूब ग्रो करेगा। अदरवाइज अगर इनकम्पैटिबल रहा तो एक क्यूटिकल का वाल ब्रेक नहीं करेगा और पॉलन ट्यूब का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यह है पॉलन पिस्टिल का इंटरैक्शन, जो एक केमिकल इंटरैक्शन है जो अलग अलग स्पीसीज के पॉलन और स्टिग्मा को पॉजिटिव इंटरैक्शन से रोकता है, यानी इंटर स्पेसिफिक पॉलिनेशन को चेक करता है ऑटोमेटिकली। अब हम लोग देखें इसमें आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, अब हम लोग आउट ऑफ स्पीसीज चलते हैं, ठीक है। आउट ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग में क्या करवाएंगे, अगर हम लोग अलग अलग स्पीसीज है, 1 और स्पीसीज 2 है, तो यहाँ पर भी हम लोग आर्टिफिशियली पॉलिनेशन करवा सकते हैं। और अगर वहाँ पर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है तो वहाँ पर भी हम लोग पॉलिनेशन करवा सकते हैं, सुटेबल जेनेटिक्स का लाकर, पॉलन लाकर वहाँ पर हम लोग इस कमी को पूरा कर सकते हैं। तो ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस से जो प्लांट प्रोड्यूस होंगे उसकी क्वालिटी हमारे
रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगी, जैसा हम सेलेक्ट करेंगे उस अनुसार से हो पाएगा। तो हम लोग देखें इसमें कौन कौन सारे प्रोसेसेस आएंगे। इस प्रोसेस में सबसे फेमस टर्म आता है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या रहेगा, सेम स्पीसीज बट डिफरेंट जेनेटिक्स, यानी कि कुछ ना कुछ वहाँ पर जो ट्रेड्स होंगे, ट्रेड्स डिफर। दो अलग अलग प्लांट होगा एक ही स्पीसीज का। और क्या होगा यहाँ पर, आर्टिफिशियल यहाँ पर पॉलिनेशन कराया जाएगा ह्यूमन के द्वारा। और यहाँ पर टेक्निक्स लगेगा, बैगिंग टेक्निक, जिसके कारण कोई भी टू एवॉइड फॉरेन पार्टिकल्स टू रीच ऑन स्टिग्मा। जैसे पॉलन भी हो सकता है, कोई भी नहीं जाएगा, जिसको हम नहीं चाहेंगे वो नहीं जाएगा। और इमैस्कुलेशन ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो वहाँ पर ऑटोगैमी को हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि हम जिस पॉलन को चाहेंगे, जिस ट्रेट वाले पॉलन को चाहेंगे, उस प्लांट से उसको ऑब्टेन करेंगे। तो इसका एक्सपेरिमेंट मेंडल ने भी किया था, है ना। मेंडल का एक्सपेरिमेंट यही था। और इसके कारण जो प्लांट ऑब्टेन होते हैं वो डिजायर्ड कैरेक्टर्स लेकर आते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं डिजायर्ड कैरेक्टर हमारा कुछ भी है, डिजायर्ड कैरेक्टर्स है, इसको हम लोग दो अलग अलग ग्रुप में से लेते हैं, कुछ इसमें है कुछ इसमें है, और इन दोनों को मिलाकर हम लोग सारे डिजायर्ड कैरेक्टर्स को एक जनरेशन में जमा कर लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग बहुत सारे टेक्निक लगाएंगे। हम लोग जेनेटिक्स में इसको एक्सप्लेन करते हैं और वहीं पर बेटर देखेंगे। ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन है, ह्यूमन एफर्ट के द्वारा होगा। और यहाँ पर इमैस्कुलेशन होगा, यानी ऑटोगैमी रोकने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इमैस्कुलेशन किस लिए होता है, टू चेक ऑटोगैमी। ठीक है, तो इन सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम लोग आउट ब्रीडिंग करवाएंगे और इससे जो नई जनरेशन आएंगे, जो क्रॉप्स आएंगे, जो प्लांट्स आएंगे, उसमें हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर्स एक साथ एक्यूमुलेट करके आएगा, जो मल्टीपल बेनिफिट का होगा। अब हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं किस तरह से पॉलन पिस्टिल एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट किया, पॉलन पहुँच गया मेल गैमेटोफाइट। अब किस तरह से जो चेंजेज आना है ओव्यूल के अंदर, यानी कि अब हम लोग देखें फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अगर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करें, जैसे मान लो एक स्लाइड लेते, है ना, एक स्लाइड लें, ग्लास स्लाइड, और इसके ऊपर कोई फ्लावर है ना, उस फ्लावर का जो स्टेमन है उसको हाथ से छूते हैं, टच करते हैं, और उसमें कुछ पाउडर लग जाता है उंगलियों में। इस पाउडर को हम लोग फिर यहाँ पर लाकर टच करा देते हैं और इस पर फिर वाटर ड्रॉप्स और कुछ शुगर इस पर डाल देते हैं। कुछ ही मिनट्स में हम लोग फिर इसको आफ्टर मिनट्स वॉच विथ हैंड लेंसेस। तो हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पर पॉलन ट्यूब, यानी जर्मिनेशन हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं बहुत आसानी से। किस तरह से वाटर और शुगर मिलते ही जो पॉलन ग्रेन्स है वो जर्मिनेट करना शुरू कर देता है। तो हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं। जो फ्लावर मैच्योर किया है उसके पॉलन को टच करेंगे तो येलोइश कलर का पाउडर हाथ में टच करने पर आएगा। उसको हम लोग ग्लास स्लाइड के ऊपर ऐसे टच करा देंगे और उस पर वाटर शुगर डालेंगे और उसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। वहाँ पर इंडोस्मोसिस होगा और उसके एंजाइम्स एक्टिवेट करेंगे और धीरे धीरे उनका पॉलन ट्यूब ग्रोथ शुरू हो जाएगा। उसको लग रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव इंटरैक्शन हो चुका है।
तो नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए हम लोग प्लांट में जानते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एंजियोस्पर्म में दो दो फर्टिलाइजेशंस एक साथ होता है। डबल फर्टिलाइजेशन सिंपल सिनगैमी भी होगा और एक ट्रिपल फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होगा, और इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन जैसा कि नाम बता रहा है कि यहाँ पर दो दो फर्टिलाइजेशंस एक साथ होंगे। एक को कहेंगे सिनगैमी और दूसरे को कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। ये दोनों साथ साथ चलेंगे। इसका कारण क्या है? ये दो दो साथ क्यों चलेंगे और कहीं क्यों नहीं चलते? बाकी सारे प्लांट्स में ऐसा नहीं है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा उसके लिए फूड का भी प्रिपरेशन करना होगा, और उसके लिए एक अलग एम्ब्रियो की ज़रूरत पड़ेगी जो ट्रिपल फ्यूजन से जनरेट होगा, और एक सिंपल जायगोट जो प्लांट का पार्ट बनाएगा, सीड का एम्ब्रियो बनाएगा, उसके लिए एक सिंपल एम्ब्रियो सिनगैमी से मिलेगा। तो दो दो फर्टिलाइजेशंस हम लोग एक ही जगह पर एम्ब्रियो सैक में देखेंगे। अभी तक हमने देखा था फीमेल गैमेटोफाइट में जो एम्ब्रियो सैक है उसका कंडीशन क्या है? ये मान लो माइक्रो पाइलर एंड है और इधर चैलेजल एंड है। इस एम्ब्रियो सैक में यहाँ पर एक बड़ा सा सेल है, एग सेल, और दो सेल यहाँ पर बगल में है जिसको सिनर्जिड्स कहते हैं, और इनके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। यहाँ पर 3 सेल है और यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई हैं। तो इसको हम लोग अभी क्या कहते हैं? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसका जो मेन पार्ट है एम्ब्रियो सैक वो इस कंडीशन में है। ये सारे हैप्लॉइड सेल्स हैं। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ पर जो इंटरैक्शन हुआ है पॉलन पिस्टिल का, इसके कारण स्टाइल के थ्रू जो एंट्री हो रहा है पॉलन ट्यूब का, वो पॉलन ट्यूब आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, और इसमें यहाँ पर आगे पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस और इधर 2 मेल न्यूक्लियाई है। मेल न्यूक्लियाई सबके सब हैप्लॉइड हैं। यह है पॉलन ट्यूब या वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इसका यहाँ पर इंटरैक्शन होता जा रहा है, केमोटैक्टिक मूवमेंट हो रहा है, बोरोन आइनोसिटॉल शुगर इन सबों का लाइन है जो इस पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हुए ओव्यूल इसके एम्ब्रियो सैक के अंदर ले जाएगा। अब ये जो एंट्री होगा कहाँ से होगा? अगर माइक्रोपाइलर एंड से होता है पॉलन ट्यूब एंट्री इनटू एम्ब्रियो सैक, यानी पूरे ओव्यूल के अंदर ये कहाँ से इंटर करेगा? तो मे बी थ्रू माइक्रोपाइल, मोस्ट चांस, मोस्टली। और इसका एग्जाम्पल, इसको इस तरीके को क्या कहेंगे? पोरोगैमी, माइक्रोपोर, माइक्रोपाइल, पोरोगैमी। दूसरा, अगर चैलेजा के थ्रू हो रहा है एंट्री पॉलन ट्यूब का, तो इसको हम लोग चैलेजोगैमी कहेंगे। और अगर थ्रू इंटेगुमेंट्स, जो इंटेगुमेंट्स हैं सिंगल या डबल इंटेगुमेंट्स हैं, इनके थ्रू अगर पियर्स करता हुआ पॉलन ट्यूब अंदर घुसता है तो इसको हम लोग कहेंगे मेजोगैमी, मेजोगैमी। तो ये किसी भी एक तरीके से मोस्टली पोरोगैमी से माइक्रोपाइल के थ्रू ये पॉलन ट्यूब अंदर आएंगे।
अब अंदर आने के बाद धीरे धीरे पॉलन ट्यूब जो है या वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है ये मेल गैमेटोफाइट है जो 3 सेल्ड स्टेज में है। बट धीरे धीरे देखें तो एक जो इसका न्यूक्लियस है वेजिटेटिव न्यूक्लियस वो धीरे धीरे डीजेनरेट कर रहा है और वो सरवाइव नहीं करेगा पॉलन ट्यूब बनाने के बाद। बाकी बचा 2 मेल न्यूक्लियाई। ये 2 मेल न्यूक्लियाई ही डबल फर्टिलाइजेशन में भाग लेंगे। ये 2 मेल न्यूक्लियाई तो 3 में से 2। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाए कि एक बार अगर माइक्रोजेनेसिस या मेगास्पोरोजेनेसिस होता है तो एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से कितने मेल गैमेट्स बनेंगे। तो आपने देखा था कि वहाँ पर 4 मेगास्पोर बना, लेकिन 4 मेगास्पोर्स में से 3 डिजेनरेट कर गया। एक ही मेगास्पोर हैप्लॉइड सेल बचा था, वो आगे चल करके फिर 2 मेल न्यूक्लियाई और एक पॉलन ट्यूब में डिवाइड किया तो 3 सेल्ड स्टेज हुआ। बट फाइनली अब फर्टिलाइजेशन के समय 2 मेल न्यूक्लियाई ही यहाँ पर बच गए, पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस भी डिजेनरेट कर गया। तो यहाँ पर 2 मेल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया, यानी 2 फर्टिलाइजेशन इससे होगा जिसको एक डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। जनरली देखेंगे हम लोग एनिमल्स में जहाँ पर सिंगल फर्टिलाइजेशन होना है तो वहाँ पर जितने ही मेल गैमेट होंगे उतने ही फीमेल गैमेट होंगे और हर एक मियोसिस में हर एक मेगास्पोरोजेनेसिस लाइक जो डिवीजन होगा वहाँ पर फॉर्मेशन होगा गैमेट फीमेल का, वहाँ पर एक ही सरवाइव करने वाले फीमेल गैमेट होगी और एक ही वहाँ पर जायगोट बनेगा। लेकिन एंजियोस्पर्म में अगर जायगोट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्टिलाइजेशन का नंबर अगर पूछा जाता है तो ये डबल हो जाता है औरों की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पर 2 मेल गैमेट बनते हैं और डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अब देखें किस तरह से डबल फर्टिलाइजेशन की तैयारी हो रही है। ये पॉलन ट्यूब आया है केमोटैक्टिक मूवमेंट से और इंटर कर गया है माइक्रोपाइल के पास, और यहाँ जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है सिनर्जिड्स उसने हेल्प किया पॉलन ट्यूब के एंट्री को, और पॉलन ट्यूब इंटर कर जाता है कहाँ पर, एम्ब्रियोसाइक में, और वहाँ पर 2 मेल न्यूक्लियाई को रिलीज करेगा। 2 मेल न्यूक्लियाई में से ये जो यहाँ पर जो बगल में सीड सेल्स हैं सिनर्जिड हैं, एक सिनर्जिड तो पॉलन एंट्री के पहले कहें तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और दूसरा पॉलन ट्यूब के एंट्री के बाद। यानी अब यहाँ पर बचेगा एग एपरेटस में अकेला एक सेल जिसको कहेंगे एग सेल। ये लार्जर सेल था, एग एपरेटस में 2 सिनर्जिड थे और एक एग सेल था। सिनर्जिड्स दोनों डिस्ट्रॉय हो गए तो एक एग सेल का वहाँ पर रिमेनिंग बच गया है, और यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई जो है अब फ्यूज करके एक डिफिनिटिव न्यूक्लियस का या सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन अब क्या सिचुएशन बन रहा है, यहाँ पर 2 सिचुएशन देख रहे हैं। ये दोनों सिनर्जिड्स गायब हो गए, यहाँ पर एक सेल बचा है और यहाँ पर एक ही सेल यहाँ भी बचा है, एक ही न्यूक्लियस यहाँ पर है जिसको डेफिनेटिव या इसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से ये बना है, इसको डेफिनेटिव या सेकेंडरी न्यूक्लियस कहेंगे। और यहाँ पर जो एंटीपोडल सेल्स हैं वो धीरे धीरे डीजेनरेट कर जाएंगे। ये सब हैप्लॉइड एंटीपोडल्स क्या होंगे, सबके सब डीजेनरेट कर जाएंगे। अब यहाँ पर 2 ही चीज़ सर्वाइवल में आ रहा है, एक 2n बचा हुआ और एक an बचा हुआ, और यहाँ पर 2 मेल गैमेट भी है, दोनों ही हैप्लॉइड हैं। तो यहाँ पर 2 जगह पर फर्टिलाइजेशन अब होना तय हो गया। इसको हम लोग यहाँ पर एक हैप्लॉइड सेल दोनों फ्यूज करेगा, तो इसको साधारण फर्टिलाइजेशन सिंपल सिनगैमी के नाम से जानते हैं। जबकि यहाँ पर कंडीशन आप देख रहे हैं कि एक डिप्लॉइड सेल है और एक हैप्लॉइड सेल है, तो 2n न्यूक्लियस पहले फ्यूज कर चुका और एक n और फ्यूज करने वाला है। तो यहाँ पर 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे और इसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 2 फर्टिलाइजेशन साइमल्टेनियसली एक ही एम्ब्रियोसाइक में हो रहा है, जिसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। सिंपल फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी कहेंगे, जहाँ पर एक मेल और एक फीमेल न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा था।
ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा और ये इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा 3n वाला। तो अब हम लोग देखेंगे इन दोनों का फर्टिलाइजेशन में क्या क्या स्टेप्स हम लोग अब देख रहे हैं।